नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में, ठीक है? तो जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे बीपीएससी में जो पूछे गए हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे एक-एक करके, है ना? ये वन शॉट सीरीज़ होगी जिसमें मैं आपको शॉर्ट में पूरा पॉलिटी और गवर्नेंस एक्सप्लेन करूँगा। और इसके पहले हमने इसकी पूरी मैराथन की हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे। साहस बैच में आपको सारा का सारा मैराथन मिल जाएगा, ठीक है? पॉलिटी की मैंने कल ही एक और वीडियो डाली है जिसमें मैंने पॉलिटी की मास्टर क्लास पढ़ाई है। सारे आर्टिकल्स, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सब कुछ मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है ना? तो इसमें मैं थोड़ा शॉर्ट में निकालूँगा क्योंकि पहले ही मैंने 2 घंटे की क्लास आपको दे दी है पॉलिटी की, है ना? चलो शुरू करते हैं। तो जो मैंने उसमें नहीं पढ़ाया वो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा। पहला बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसमें अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको चेयरमैन बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन बनाया गया था किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ओके, बेसिकली सभापति बनाया गया था किसका? संविधान सभा का। ओके, तो ये दिसंबर 1946 में, दिसंबर 1946 में बनाया गया था, ठीक है? फिर हम बात करते हैं कि पहला सेशन जो है संविधान सभा का कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। इसको रट लीजिए पूरा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को आपका पहला सेशन होता है किसका? संविधान सभा का, 9 दिसंबर 1946 में, है ना? और आपका दिसंबर में क्या होता है? राजेंद्र प्रसाद जो है चेयरमैन बनते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में। दो डेट ध्यान रखिएगा, एक आपका अडॉप्शन का डेट, अडॉप्शन का इसका मतलब क्या है? अंगीकृत, अंगीकृत किया गया था। एक होता है एनैक्टमेंट का डेट, एनैक्टमेंट का डेट कि एनैक्ट कब किया गया। तो एनैक्ट करने वाला डेट क्या था आपका? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया था? संविधान को एनैक्ट किया था। इसी के लिए हम 26 जनवरी को क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे बनाते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। और ये हमने 1950 में किया था। 1949 में 26 नवंबर को अडॉप्ट किया था, मतलब अंगीकृत किया था, ठीक है? जनवरी 26 में हम लोगों ने इस डेट को सेलेक्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को इनॉग्रेट करने का। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इसी दिन 1930 में इंडिपेंडेंस डे के बारे में बात की गई थी, है ना? कि हम इस दिन में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब है? 26 नवंबर को मनाते हैं। ध्यान रखिएगा 26 जनवरी नहीं, 26 नवंबर को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। ओके, भारतीय जो संविधान है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। पहला मीटिंग कब हुआ? 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन, कौन सा सुप्रीम है? सुप्रीम कोर्ट। देखिए भारत में सबसे ज्यादा सुप्रीम कौन है? हमारा संविधान सबसे ज्यादा सुप्रीम है, ठीक है? चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछता है आपसे कि पहले चेयरमैन कौन है बिजनेस कमेटी के, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के? तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के पहले चेयरमैन कौन बनते हैं? के एम मुंशी, के एम मुंशी, ठीक है? के एम मुंशी। उसके बाद हम बात करते हैं तो इन एडिशन टू बी आर अम्बेडकर, ये पूछा जाता है कि पूरे के पूरे जो अकाउंट्स कमेटी थी, जो संविधान सभा की अकाउंट कमेटी थी, उसमें 6 मेंबर और थे। वो कौन कौन थे? ये गोपाल स्वामी अय्यनगर, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, ओके, बी एल मित्तर और डीपी खेतान। ये 6 लोग बी आर अम्बेडकर के साथ काम कर रहे थे, ओके, अकाउंट्स कमेटी में। फिर हम बात करते हैं कि संविधान बनने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है संविधान को बनने में। चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? बी आर अम्बेडकर, आपको पता ही है। प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने बता दिया आपको। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या है? बैग ऑफ बोरो बोलते हैं उसको, है ना? कि ये हमने बहुत ज्यादा देशों से क्या किया है? बोरो किया हुआ है, उधार लिया है। शेड्यूल और आर्टिकल मैंने आपको सारे ऑलरेडी बता दिए हैं। जो नहीं बताया है उन क्वेश्चंस को यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है? जो उस वीडियो में नहीं है उन क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल है? 400 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं, ठीक है? और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल है? तो 395 आर्टिकल है, 22 पार्ट है और 12 शेड्यूल है इनिशियली, स्टार्टिंग में, है ना? इन मतलब क्या है, जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और आपका 12 शेड्यूल था, 12 अनुसूची था। क्या बोलते हैं? 22 भाग, 12 सूचियां और आपका 395 अनुच्छेद, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि यूनियन लिस्ट जो है, यूनियन लिस्ट में कितने एंट्री है? 97 एंट्रीज है, मतलब 97 टॉपिक किसमें है? आपके सेंट्रल लिस्ट में है। स्टेट लिस्ट में कितने एंट्री है? 67 एंट्री स्टेट लिस्ट में, मतलब 66 एंट्री क्या है आपके स्टेट लिस्ट में है। और कंकरेंट में आपका 47 एंट्री है। 47 टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपका कंकरेंट लिस्ट में है, ठीक है? क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल, ये किस में है? ये आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट में। क्लियर है? फिर उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, एजुकेशन, पुलिस। देखिए एग्रीकल्चर हो गया,
पुलिस हो गया और डिफेंस हो गया, ये सारा आता है स्टेट में, ये सारा स्टेट का सब्जेक्ट है। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन क्या है, कंकरेंट लिस्ट में आता है, मतलब स्टेट और जो सेंटर है दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक है, ये 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ मैंने बता दिया है आपको। लैंड रिफॉर्म स्टेट लिस्ट में बताया हुआ है मैंने, है ना, ये सब मैंने बता दिया है, ओथ वोथ सब बताया हुआ है, ये सब मैंने बताया है यहाँ पे, इसको इसमें हम नहीं आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट हमने कहां से लिया है, हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, कंकरेंट लिस्ट और ऑस्ट्रेलिया से। ओके, इंडिया यहां पे है, यहां पे क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, तो ये मैंने बाकी सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एक है, एक और यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, वो क्या है, कैबिनेट। कैबिनेट शब्द का प्रयोग जो है भारतीय संविधान में कहां मिलता है, तो ये मिलता है आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 352 में क्या मिलता है, कैबिनेट शब्द का प्रयोग मिलता है, कैबिनेट शब्द का। आर्टिकल 352 डील करता है इमरजेंसी से, कौन सी, नेशनल, नेशनल इमरजेंसी से डील करता है आर्टिकल 352, ध्यान रखिएगा, है ना। और 9th शेड्यूल जब इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, इस टाइम पे 9वां शेड्यूल ऐड किया गया था। क्लियर है, चलिए हो गया। अब ये सब बातें हमने की है। प्रियम्बल के बारे में ध्यान रखिएगा, प्रियम्बल में बस मेजर मेजर चीजें यही बात करता है कि जो आपका सोशलिस्ट एक वर्ड है, सोशलिस्ट एक वर्ड है, एक आपका वर्ड है सेक्युलर, एक वर्ड है आपका इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी। ये इंटीग्रिटी जो वर्ड है, ये 3 वर्ड है SSI, इनको 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था 1976 में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं केशवानंद भारतीय केस के बाद जो हुआ था एक्ट, उसके बारे में। ठीक है, उसके पहले में डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरेन, ये सब शब्द हमारे प्रेम्बल में पहले से लिखे गए थे। ओके, तो सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये तीनों वर्ड पहले से थे। सोशलिस्ट, सेक्युलर बाद में आता है, इंटीग्रिटी भी बाद में आता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें और कुछ नहीं बात करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, इंडिया के लोगों को क्या बोलते हैं इसमें, पीपल के सॉवरेनिटी दिखाने के लिए प्रियम्बल क्या बोलता है, प्रियम्बल बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, स्टार्ट ऐसे ही होता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ओके, इक्वालिटी, लिबर्टी, यहाँ फ्रीडम नहीं होना चाहिए, फ्रीडम अलग होता है, लिबर्टी अलग चीज होती है, छापने में गलती हुई है, लिखने में गलती की है। लिबर्टी इज डिफरेंट, फ्रीडम इज डिफरेंट, है ना। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है। ठीक है, और संविधान में पहले क्या नहीं था, संविधान में सोशलिज्म शब्द नहीं था, सेक्युलरिज्म नहीं था, और इंटीग्रिटी शब्द भी नहीं था। क्लियर, इंडिया को सेक्युलर स्टेट बोलता है प्रियम्बल, प्रियम्बल जो है वो सोल ऑफ द संविधान है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का सोल बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं गवर्नेंस सिस्टम पे। देखिए ध्यान रखिएगा कि जो लेजिस्लेचर होता है, जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, वो जुडिशरी को रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब जो हमारा पार्लियामेंट है, संसद है, वो क्या है आपका, कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को क्या है, उसकी जिम्मेदारी बनती है संसद की बताना। तो लेजिस्लेचर जो है वो जुडिशरी को रिस्पॉन्सिबल है। ओके, लेजिस्लेचर, सॉरी यहां बोला गया है फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, है ना, ये पूछा गया नॉट करेक्ट, एक मिनट रुकिए, ये गलत हो गया थोड़ा सा, सॉरी, वही तो मैं सोचा कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, समझिए बात को, है ना। जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसको, लेजिस्लेचर को। जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है, जो लॉज को इंप्लीमेंट करता है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, जो लॉ बनाता है उसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। ठीक है, कानून बनाने वाला लेजिस्लेचर, कानून को इंप्लीमेंट करने वाला, लागू करने वाला एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया जो है बेस्ड है ऑन द फैक्ट दैट पब्लिक जो है एंजॉय करेगी राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट, हम अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, है ना। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू फॉर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडियल फॉर लार्ज कंट्री। यूनिटरी गवर्नमेंट जो है वो क्या है कि लार्ज कंट्री के लिए आइडियल नहीं होती है, बड़े बड़े देशों के लिए क्या होती है, आइडियल, अच्छी नहीं होती है यूनिटरी गवर्नमेंट, इसलिए वहां पे फेडरल गवर्नमेंट काम अच्छा करती है। जैसे इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है, कनाडा में फेडरल गवर्नमेंट है, अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट है ना। तो हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो हमने कहां से लिया है, हमने कनाडा से लिया है। और नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया आपको कि नेचर हमारा क्या है, हमारा नेचर क्या है, हम फेडरल है नेचर में, नेचर में इंडिया क्या है, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, लेकिन स्पिरिट में यूनिटरी है, स्पिरिट में क्या है, यूनिटरी है। क्योंकि कोई भी ऐसा स्टेट, कोई भी भारत में ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जो भारत को छोड़ के जा सकता है अपनी मर्जी से, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। भारत का कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से भारत को छोड़ के नहीं जा सकता है, इसीलिए क्या है, हम यूनिट में, हम स्पिरिट में क्या है, यूनिटरी है। ठीक है, अब आते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। अगर हमें नया स्टेट, नया राज्य बनाना है या फिर नया राज्य बनाना है, तो नया राज्य बनाने के लिए किस तरह का मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी। क्या होता है, वीडियो देखिए, मास्टर वीडियो मैंने बनाया है और आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कि क्या होता है सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, है ना, एंड स्पेशल मेजोरिटी विद रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई हुई है पहले भी। ठीक है, दिल्ली क्या है, दिल्ली एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है।
सिक्किम क्या है, सिक्किम को 35th अमेंडमेंट एक्ट से हमने क्या किया है, एक स्टेट का दर्जा दिया है। मैंने आपको ये पढ़ाया था कल, है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले भी, कल ही, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फुल फ्लेज स्टेट बनता है वो 36 से, स्टेट का उसको हिस्सा बनाया जाता है 35th में, और फुल फ्लेज स्टेट बनता है 36 से, ठीक है। और फिर हम देखते हैं आगे, तो यहां पे आप देखोगे, देखो झारखंड का फॉर्मेशन कब हुआ, झारखंड का फॉर्मेशन होता है 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000 में झारखंड बनता है, ध्यान रखिएगा। और 2000 में ही आपका उत्तराखंड भी बनता है यूपी से अलग होकर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्टेट को हमने लैंग्वेज के बेसिस पे कब रीऑर्गेनाइज किया, 1956 में। 1956 में क्या होता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी आती है। और 28 स्टेट, जो 28वां स्टेट था पूरा भारत का, वो कौन था, झारखंड स्टेट था, 28वां स्टेट, है ना। और फेडरल स्ट्रक्चर हमने कनाडा से लिया, मैंने आपको बता दिया। आते हैं सिटीजनशिप पे, जिसपे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते नहीं है, ठीक है। देखो, इंडियन सिटीजनशिप जो है उसको हमने ऑब्टेन किया है, कैनॉट, मतलब कैसे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, अगर आप बैंक में पैसा भेजिएगा तो उससे आपको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलती है, ठीक है। और सिटीजनशिप एक्ट जो है उसको 11 दिसंबर 2019 में पास किया गया था। और पर्पस क्या है सिटीजनशिप का, पर्पस ये है कि ये उस टाइम पे लेटेस्ट में था, है ना, इसीलिए पूछा गया, अब नहीं पूछा जाता, ऐसे भी इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आते हैं फंडामेंटल राइट, मैंने सब कुछ आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें जो नया होगा वही बात करेंगे। पहला है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, मतलब अगर कानून बनाया सबके लिए सेम है, और कोर्ट बनाया तो कोर्ट भी क्या है, सबके लिए सेम है, ठीक है। बाकी मैंने सब आपको बताया हुआ है ना। एक बात और है, अगर आपको अपने बिल्डिंग के ऊपर झंडा लगाना है, हमारा जो तिरंगा लगाना है, तो आप उसके वो लगा सकते हैं किस राइट के तहत, आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज, सॉरी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत आप ऐसा कर सकते हैं। आर्टिकल 19 में 6 और हैं, सामरो, कल मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, वीडियो देख लीजिए, है ना। उसके बाद यहाँ आइएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। 2 घंटे की वीडियो है, थोड़ा सा फास्ट करके देख लो। व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन को कब ऐड किया गया, 1 अप्रैल 2010 में, ओके, 1 अप्रैल 2010 में। आर्टिकल, एक मिनट रुकिएगा, इसको मैं थोड़ा सा erase करता हूँ। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 क्लॉज ए में हमने ऐड किया है इसको। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ की, लाइफ एंड लिबर्टी, और आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन की, इसको हमने 1 अप्रैल 2010 में ऐड किया है। राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई जो बोलते हैं, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हाउसिंग, फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट। इसमें से कौन सा एक ह्यूमन राइट है, इसमें से कौन सा बोला गया है, कौन सा एक मानव अधिकार है, और एक फंडामेंटल राइट, एक आपका मूल अधिकार भी है। तो इन सब में से राइट टू एजुकेशन जो है वो क्या है, एक मानव का अधिकार भी है और एक मूल अधिकार भी बनता है, राइट टू एजुकेशन होगा आंसर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने का पावर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 जो बात करता है रेट्स की। थोड़ा फास्ट लग रहा होगा मैं जानता हूं, लेकिन ये वीडियो मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, तो इसलिए मैं फास्ट लेकर चल रहा हूं ताकि बाकियों को जिसने देखी है उसका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। और हाई कोर्ट का आर्टिकल 226, ठीक है, आर्टिकल 226। उसके बाद बात करते हैं तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, आर्टिकल 32 बात करता है रेट्स के बारे में, जिसको हम पोस्टमार्टम बोलते हैं। पोस्टमार्टम बोलते हैं सर्सरी को और कोवरंतो को। सर्सरी और कोवरंतो क्या है, क्या है, पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम है। कोवरंतो का मतलब होता है कि व्हाट इज, बेसिकली व्हाट इज योर अथॉरिटी, है ना। कोवरंतो क्या होता है, पूछता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, है ना। और सरसुरी क्या है, सरसुरी आपका बेसिकली जो है, आपका जो हाई कोर्ट होता है, मतलब जो बड़ा कोर्ट होता है, वो छोटे कोर्ट को मना करता है आगे बढ़ने से, है ना। फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 300 ए में आपका राइट टू प्रॉपर्टी आता है, ठीक है। बाकी मैंने सब बताया हुआ यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं जो मैंने नहीं बताया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है आर्टिकल नंबर 32 की बात करता है। ये आपका फंडामेंटल राइट भी है, लीगल भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, तीनों तीनों राइट होते हैं आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बताया है व्हाट इज एप्लीकेबल अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। अगर आपको जबरदस्ती पकड़ लिया जाता है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो आप अपना हेबियस कॉर्पस यूज कर सकते हैं, हेबियस कॉर्पस, है ना। आपके पास अधिकार है, ये अधिकार आपको दिए गए हैं आर्टिकल 20 के अंदर। आर्टिकल 20 के अंदर अधिकार है अगर आप अरेस्ट होते हैं तो, और आर्टिकल 22 के अंदर अधिकार है अगर आपको प्यूनिटिव या फिर प्रिमिटिव आपको डिटेन किया जाता है तब। क्या होता है मैंने बताया है क्लास में, देख लीजिएगा, है ना। चलिए, उसके बाद मैंने ये अच्छा है, राइट टू प्रॉपर्टी को जब हटाया गया उस टाइम पे किसकी सरकार थी, उस टाइम पे मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, ध्यान रखिएगा, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी जब राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया। आर्टिकल 14 हमने कहां से लिया है, फ्रॉम ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। उसके बाद बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट जो होता है
है ना। फंडामेंटल राइट को अमेरिका में क्या बोलते हैं? अमेरिका में इसको बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। ये हमने कहां से लिया? यूएसए से लिया है, ठीक है। रिट मैंने आपको बता दिया है। कोवरंतो क्या होता है? पोस्टमार्टम कोवरंतो को बोलते हैं और सरसोरी को बोलते हैं। और बाकी सब ने बाद में बात कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डीपीएसपी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जो यहाँ पे नया होगा उसके बारे में बात करेंगे। पंचायती राज सिस्टम जो है वो डीपीएसपी में है। आर्टिकल नंबर 40 बात करता है पंचायत के बारे में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 40 बात करता है पंचायत के बारे में। पंचायत के बारे में और क्या बात करता है? लॉर्ड रिपन फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। पंचायत के बारे में और क्या बात करता है? आर्टिकल 243 बात करता है पंचायत के बारे में। पंचायत के बारे में शेड्यूल अनुसूची शेड्यूल 11 बात करता है पंचायत के बारे में। इतना आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बात करता है पंचायत के बारे में। ये सारे पंचायत से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। क्या हो गया यार, एक सेकेंड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है कि मैंने बताया पंचायत आर्टिकल 40, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री आर्टिकल 48, ठीक है। बच्चों के बारे सॉरी एनवायरमेंट पूछेगा अगर एनवायरमेंट के बारे में कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो आर्टिकल 48A एनवायरमेंट के बारे में बात करता है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 और इंटरनेशनल पीस 51, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने कल आपको बता दिए हैं, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये दोनों चीजें आपको पार्ट 4 में मिलेंगी कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना। मैंने आपको सारे के सारे पार्ट भी कल उस वीडियो में रटवा दिए हैं, ठीक है। सारे के सारे पार्ट भी मैंने रटवा दिए आपको, क्लियर है। उसके बाद डीपीएसपी हमने कहां से लिया? आयरलैंड से हमने डीपीएसपी को लिया है। कहां से लिया? आयरलैंड से, ठीक है। ये क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं। आते हैं फंडामेंटल ड्यूटी पे। फंडामेंटल ड्यूटी में ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बस याद रखिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटी को स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिपोर्ट पे के रिकमेंडेशन पे ऐड किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, ओके। और 10 कमांडेंट बेसिकली विच वर 10 कमांडेंट को ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज में। और फंडामेंटल ड्यूटी में एक आपका आता है वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ हर कंपोजिट कल्चर, ठीक है। और ठीक है, इतना बात ध्यान रखिएगा, इसमें और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट। मैंने पूरा प्रेसिडेंट आपको रटवाया हुआ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं जो मैंने आपको नहीं बताया है ना। फिर भी जो यहाँ नया होता है इसके बारे में बात करेंगे। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का जो मैनर होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन सबके सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, है ना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, क्लियर है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जब यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्वेश्चन भी पूछा गया, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, क्लास जो मैं ले रहा हूँ बीपीएससी के लिए, वो इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको समझ में आ गया होगा अभी तक में, है ना। तो प्रेसिडेंट का री-इलेक्शन हो सकता है, एनी नंबर ऑफ टाइम हो सकता है ना। और प्रेसिडेंट का आर्टिकल कितना होता है? 52, 53 से लेकर 61 तक प्रेसिडेंट का आर्टिकल होता है, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं। तो इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अगर डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट इलेक्शन में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है मैनेज करती है इसको। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। कैसे? आर्टिकल 61 यूज करके। क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। कहां से लिया है? यूएसए से, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का सीट वैकेट होता है, तो कौन बैठेगा? तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हायरार्की समझिए, अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, ठीक है। और अगर एक बिल तभी लॉ बनेगा जब प्रेसिडेंट उसको अपना एसेंट देता है, मतलब उसको अपना ये दे देगा, मतलब अपना परमिशन देगा तभी, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं करता है। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है। कौन करता है? गवर्नर करता है, ना कि प्रेसिडेंट। गवर्नर आर्टिकल 153, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का राइट नहीं रखता है। सुप्रीम के जज को रिमूव करने का राइट नहीं रखता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन हटाता है? पार्लियामेंट हटाती है, ठीक है, पार्लियामेंट हटाती है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है इंडिया के, राजेंद्र प्रसाद, वो कहां से थे? वो थे आपके बिहार से। पहले प्रेसिडेंट जो इंडिपेंडेंट इंडिया के थे वो कहां से थे? वो भी आपके बिहार से थे। राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात हो रही है। प्रतिभा पाटिल जो है, जो प्रेसिडेंट थी रिपब्लिक ऑफ इंडिया की, 12th प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल,
ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के कैंडिडेट थे और 15th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन थे? मीरा कुमार, है ना। ये आपके यूपीए सरकार के क्या थे? 15वें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंडिडेट थे। क्या नाम था? मीरा कुमार। ओके। सुप्रीम कमांडर डिफेंस फोर्सेस के प्रेसिडेंट होता है। एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में प्रेसिडेंट के आर्टिकल 53 में बात करते हैं। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52 में बोला गया है। और प्रेसिडेंट जो है अपने ऑफिस में रहेगा 5 सालों के लिए, ध्यान रखिएगा, टर्म ऑफ ऑफिस। और आर्टिकल 61 में इंपीचमेंट होता है, और बाकी हमने बात की है। ठीक है। प्रेसिडेंट को अगर ऑर्डिनेंस पास करना है तो ऑर्डिनेंस कब पास करेगा? आर्टिकल 123 123 बोलेगा, ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा, है ना, आर्टिकल 123 के तहत। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, एक मिनट रुकिए। देखिए, जिनको लग रहा है कि बहुत फास्ट चल रहा है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, टाइम आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है ना। मुझे और भी बहुत सारे क्लासेस लेनी है, इसलिए थोड़ा फास्ट में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है कल। क्वालिटी 2 घंटे मैंने लिए हैं और एकदम मतलब बिल्कुल अस्थिर से उसमें पढ़ाया है। ठीक है, एकदम मतलब शांति से, तो उसको देख लीजिए। ऑर्डिनेंस 123, द्रौपदी मुर्मू 15वीं प्रेसिडेंट है। इसमें यूपीए सरकार की मीरा कुमार भी एक क्या थी? एक आपकी कैंडिडेट थी। और फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सा एक संवैधानिक प्रेरोगेटिव नहीं है? तो रिटर्निंग द फाइनेंशियल बिल। ओके। उसके बाद बात करते हैं तो अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट रेस्ट विथ, कितने जज रहेंगे हाई कोर्ट में, ये भी कौन बात करता है? इसके बारे में प्रेसिडेंट बात करता है। ठीक है, चलिए ये सब बातें हमने कर ली, प्रेसिडेंट हो गया। अब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट पे। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट में एक ही बात इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका इलेक्टोरल कॉलेज जो है 16th वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए 2022 में, उसमें कितने मेंबर थे? उसमें 788 मेंबर थे। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? एक्स ऑफिशियो, लिखा ना, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट जो है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है। उसके बाद सीरियल नंबर जो मिस्टर मोहम्मद अंसारी का है, मिस्टर मोहम्मद अंसारी जो है वो 12वें वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब सारे मेंबर, नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड, और प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड। ठीक है। आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, सही, प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड होता है किसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है कौन? प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। प्रेसिडेंट क्या होता है? हेड ऑफ द कंट्री। और मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल जो होता है, कैबिनेट होता है, वो आर्टिकल 352 में मेंशन है। आर्टिकल 352 में क्या है आपका? कैबिनेट मेंशन है, मंत्रिमंडल, है ना, मंत्रिमंडल। ठीक है। चलिए, प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर को हम लोग क्या वो जनरली बोल रहा है, जनरली लोकसभा का मेंबर होता है, पर वो राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है ना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसको? लोकसभा को। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो किसके रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा को कलेक्टिवली, है ना। और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जीक्यूटिव जो होता है वो सबऑर्डिनेट होता है लेजिस्लेचर के। मैंने बताया आपको कि एग्जीक्यूटिव जो होता है वो क्या होता है? आंसरेबल होता है लेजिस्लेचर को, ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाईएस्ट सिविल सर्विसेज ऑफिसर जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। जब आप एसडीएम बनते हैं, एसडीएम के ऊपर आप आईएएस बनते हैं, आईएएस के ऊपर फिर आप कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं, बहुत काम करने के बाद। ठीक है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो हाईएस्ट सिविल सर्विस का ऑफिसर होता है। ठीक है। अब 15%, देखिए, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का 15% जो मेंबर है वो लोकसभा का रहेगा। ये 91st संविधान संशोधन में बोला गया था 2003 में, मैंने आपको पढ़कर कल आपको मैंने पढ़ाया है। ठीक है। और स्प्लिट सिस्टम जो है ना, स्प्लिट सिस्टम इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये बात करता है पॉलिसी और इंप्लीमेंटेशन के बारे में। नेशनल डिफेंस कमेटी का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। नेशनल डिफेंस कमेटी बोल रहा है, एनडीसी, एनडीसी का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल नंबर 76 की बात करता है, 6 बात करता है अटॉर्नी जनरल के बारे में। अ पर्सन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल एडवाइस देगा उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है वो गवर्नमेंट के साथ काम करते हुए भी अपना प्रैक्टिस कर सकता है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों हाउसेस का मेंबर दोनों हाउसेस की मीटिंग में पार्ट ले सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है ना। इसको अपॉइंट करने वाला कौन होता है? प्रेसिडेंट। ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के टर्म पे रहता है, मतलब इसका कोई टर्म फिक्स नहीं होता। जब तक प्रेसिडेंट चाहे इसको रख सकते हैं, जब चाहे हटा सकते हैं, ऐसा होता है सिस्टम, है ना। और ये सब बातें हमने पहले भी करी हुई है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है पार्लियामेंट। देखिए, पार्लियामेंट में सीधा अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपको आपका एज मिनिमम 25 साल होना चाहिए। अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है तो मिनिमम 35 साल एज होना चाहिए। और अगर आपका, सॉरी, 35 की 30, 35 होता है ना, 35, हाँ। और अगर आपको पंचायत का बनना है तो पंचायत के लिए मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। ठीक है।
क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 25 साल होना चाहिए, है ना? प्रेजेंटली नंबर ऑफ सीट कितने हैं लोकसभा में? लोकसभा में प्रेजेंटली द नंबर ऑफ सीट इन ऑफ ईच स्टेट इन लोकसभा इज अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ये बेसिकली 1971 के सेंसस के तहत हमने अभी जो है पूरा का पूरा जो सीट एलोकेशन किया है वो 1971 के सेंसस के तहत किया है, ठीक है? और अभी जो है ये सेंसस कब तक वैलिड रहेगा? 2026 तक, 2026 तक, ठीक है? डीलिमिटेशन कमीशन कब आएगा? 2026 में आएगा अगला, ओके? और अगर हम बात करते हैं आपका रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में लोकसभा में, तो वो आर्टिकल 330 में, ठीक है? चलिए ये सब बातें हमने ऑलरेडी की हुई है। एंग्लो इंडियंस को 2020 में हटा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2020 में एंग्लो इंडियन को निकाल दिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं तो लोकसभा के कितने सेशन होते हैं? 3 होते हैं जनरली, है ना? और सेशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड फॉर एटलीस्ट 2 टाइम्स ईयर, कम से कम मिनिमम 2 बार तो आना चाहिए, है ना? मिनिमम 2 बार आना चाहिए जो लोकसभा का सेशन है साल में, है ना? हर 6 महीने में 1 बार आना चाहिए, ऐसा बोला गया है। और स्टेट जिसके पास सबसे ज्यादा मेंबर है लोकसभा के, सबसे ज्यादा मेंबर जो है लोकसभा के किसके पास है? वो है आपके उत्तर प्रदेश के पास, ठीक है? और स्टेट रैंक सेकंड एंड थर्ड, अगर बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन में, तो पहला उत्तर प्रदेश आता है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा कौन है? वेस्ट बंगाल है, ठीक है? और बोला है कैंडिडेट ऑफ लोकसभा पोल लूजेस हिज सिक्योरिटी अमाउंट इफ इट डज नॉट गेट 1/3। यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं है। एक्चुअली आंसर क्या होता है? 1/6 ऑफ वैलिड वोट मिलना चाहिए, है ना? नहीं तो कैंडिडेट खत्म हो सकता है। पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ लोकसभा का? लोकसभा का और राज्यसभा का दोनों का जनरल इलेक्शन पहली बार कब होता है? 1952 में होता है, ठीक है? 9th लोकसभा जो है उसको 13 मार्च 1991 में डिसॉल्व कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और 12th लोकसभा का इलेक्शन जो है वो फरवरी 1998 में हुआ था। चलिए, लोकसभा का लीडर कौन होता है? लीडर पूछ रहा है, स्पीकर नहीं। लीडर पूछ रहा है, लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? और स्पीकर जो होता है वो स्पीकर को सारे मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्ट करते हैं मिलके। और राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं जिसमें 12 नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक? और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल, ये तो बेसिकली रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शन, जैसा जिस स्टेट में जितना पॉपुलेशन होगा उस हिसाब से उसका रिप्रेजेंटेशन आपका राज्यसभा में होता है पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक है? और मेंबर ऑफ राज्यसभा जो है वो इलेक्ट होता है 6 सालों के लिए, ठीक है? राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। और ये सब हो गया। उसके बाद राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, बता दिया मैंने, ठीक है? नॉमिनेटेड 12 होते हैं, टोटल मेंबर कितने होते हैं? 250, ठीक है? और प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है राज्यसभा का? वो होता है आपका वो कौन होता है? वो होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है? वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। और लोकसभा का स्पीकर। चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट बता दिया मैंने। प्रेसिडेंट जो है वो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट क्या है? पार्लियामेंट का एक पार्ट होता है, ओके? और पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 महीने का मतलब इंटरवल होता है ना, 6 महीने के बाद दूसरा सेशन होता है। सीट ऑफ एमपी जो है उसको बोल दिया जाएगा कि वो खाली है, मतलब कि खाली हो चुकी है सीट, अगर वो 2 महीने तक एब्सेंट रहता है। अगर कोई भी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो 2 महीने तक एब्सेंट है तो क्या बोलेंगे? उसका सीट जो है वो क्या हो चुका है? खाली हो चुका है, ठीक है? जीरो आवर क्या होता है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। जीरो आवर क्या होता है? जीरो आवर का मतलब होता है पॉलिटिकल जार्गन रेफर्स टू जीरो आवर, मतलब होता है क्वेश्चन आंसर सेशन, है ना? क्वेश्चन आंसर सेशन, इस टाइम पे आप क्वेश्चन पूछते हैं और आपका जिससे आप क्वेश्चन पूछते हैं वो आपको आंसर देते हैं, इसको बोलते हैं जीरो आवर। जॉइंट सेशन क्या होता है? मैंने पहले ही बताया है, सब चीज है ना, इसके बारे में बात नहीं करेंगे अभी, सब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, दोबारा टाइम नहीं खींचेंगे। मनी बिल मैंने सब बताया हुआ है, ये सब चीजें, है ना? यहाँ पे ऐसा कुछ नया नहीं है। एक ध्यान रखिएगा कट मोशन के बारे में। कट मोशन क्या होता है? कट मोशन का मतलब होता है टू मूव अ प्रपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रपोजल। अगर बजट आता है और क्या होगा? कट मोशन को भेज दिया, मतलब क्या है? पैसा उसका मतलब बजट कम करने के लिए बात कर रहा है, बजट को कम करने का बात कर रहा है। कट मोशन का मतलब यही होता है। वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट मतलब होता है अप्रोप्रिएटिंग पेंडिंग पासिंग ऑफ बजट, सॉरी बजट, ठीक है? अप्रोप्रिएटिंग फंड, ओके? अप्रोप्रिएटिंग फंड पेंडिंग पासिंग ऑफ बजट, इसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट, ओके? बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, ठीक है? पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी अपना रिपोर्ट, देखो ध्यान रखना, पहले क्या होता है? पहले सीएजी अपना रिपोर्ट बनाएगा, आर्टिकल 148 सीएजी रिपोर्ट देता है पब्लिक अकाउंट कमेटी को, पब्लिक अकाउंट कमेटी देता है रिपोर्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा को, ठीक है? ये पूरा क्रोनोलॉजी होता है। उसके बाद फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी रिलेटिंग टू डेलीगेशन ऑफ पावर टू मेक रूल एंड रेगुलेशन टू द एग्जीक्यूटिव, ये होता है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है? एग्जीक्यूटिव का
रूल और रेगुलेशन यही बनाती है, ठीक है। और एक्सपेंसेस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और मेंबर ऑफ, ये तो मैंने बात कर ली, ठीक है। चलिए ये हो गया, बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। एंग्लो इंडियन बता दिया मैंने। 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। द बिल sought to end the provision for nomination of Anglo Indian in the Lok Sabha and Assembly, the Constitution 126th Amendment बिल। बिल है ना, यहाँ बिल बोल रहा है, ये बिल देखिए, बिल लिखा हुआ है, बिल अलग होता है। बिल और एक्ट में फर्क होता है। एक्ट का मतलब जो पास हो चुका है, बिल का मतलब जो पास नहीं हुआ है ना। तो ये 126वां बिल था, ध्यान रखिएगा। ये क्या था? ये 126 नंबर का क्या था? बिल था, है ना। और 104th अमेंडमेंट एक्ट था, क्लियर है। और अमेंडमेंट कौन करेगी? पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है। ये सब बातें हमने की हुई ऑलरेडी। आर्टिकल 120 क्या बात करता है? आर्टिकल 120 बात करता है कि स्पीकर जो है अलाउ कर सकता है मेंबर ऑफ हाउस को, मतलब जो हाउस के जो मेंबर है उनको अलाउ कर सकता है कि वो अपनी मदर टंग में बात कर सकते हैं। अगर आपको भोजपुरी में बात करना है, बात कर सकते हैं। आर्टिकल 120 क्लॉज 1 बात करता है, ठीक है। और चलिए ये हो गया। ऑल इंडिया सर्विस में बताया राज्यसभा के पास पावर होती है बनाने की, ये सब हमने बात की हुई है। आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट का ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 124 बात करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, है ना। और पार्लियामेंट, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंक्रीज करना है तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कर सकती है। हाई कोर्ट के जजेस को इंक्रीज करना है, वो भी कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है ना। ये सब बातें ध्यान रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब बनाया गया 124 से, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ जजेस कितने हैं? 34। और कौन अपॉइंट करता है जज को? चीफ जस्टिस को वो करता है प्रेसिडेंट करता है अपॉइंट, है ना। इन लोग का अपना कोलेजियम सिस्टम होता है, उससे जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है वो अपॉइंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, मतलब इलेक्शन होता है उस टाइप से। और 65 साल जो है वो आयु होती है रिटायरमेंट की। रिटायर होना है तो 65 साल में आप रिटायर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, बाकी तो आपको पता ही होगा इसमें, और क्या मैं बताऊं, सब बताया मैंने पहले आपको, ठीक है। चलो ये सब आप कर लोगे, इसमें ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है तो ठीक है, सब कर लोगे। हाँ, ये सब ध्यान रखना। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या बात करता है? आर्टिकल 131 के बारे में। आर्टिकल 131 अपीलेट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 132 अपीलेट ऑन सर्टेन केसेस, सर्टेन केसेस, ठीक है। अपीलेट ऑन सर्टेन केसेस, अपीलेट ऑन सिविल केसेस ये बात करेगा आर्टिकल 133। और अपीलेट ऑन क्रिमिनल केसेस आर्टिकल 134। और प्रेसिडेंट जो है 143 के आर्टिकल को यूज करके सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। क्लियर है? ये सब बातें मैंने आपको बताई हैं पहले भी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना ही रूलिंग को ओवर रूल कर सकता है केस ऑफ गोलानाथ और स्टेट ऑफ पंजाब। ओके, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को ओवर रूल कर दिया था। ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये सब बातें। और कोलिजियम सिस्टम मैंने बताया आपको, 5 मेंबर की बॉडी होती है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करते हैं, ठीक है। ऐसा बातें हमने की हुई है पहले भी। चलो आगे बात करते हैं। इंडियन जुडिशरी सफर करती है फ्रॉम लग्जरियस लिटिगेशन। ये किसने बोला था? ये बोला था एनवी रमना ने। इंडियन जुडिशरी सफर्स फ्रॉम लग्जरियस लिटिगेशन, किसने बोला था? एनवी रमना ने। जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट जो है उसको अल्टर कौन कर सकता है? पार्लियामेंट अल्टर कर सकता है। अगर हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है उसको पार्लियामेंट जो है वो अल्टर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है अल्टर, ठीक है। अब आते हैं स्टेट लेजिस्लेचर पे। गवर्नर होता है इसमें, आर्टिकल गवर्नर होता है, मैंने बताया आपको आर्टिकल 153, ठीक है। गवर्नर को अपॉइंट करने वाला कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। और गवर्नर लेजिस्लेटिव ये सबको पता ही होगा, यहाँ पे कुछ है नहीं। लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना है या हटाना है, दोनों के लिए आपको सिंपल मेजोरिटी लगती है। सिंपल मेजोरिटी करके यूज करके आप लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना भी सकते हो और हटा भी सकते हो। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कैसे कौन मेंबर नहीं होते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होता है उसमें, है ना। और केरला, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल कहां पे है? ये बिहार में है। लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट्स में है, सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स में आपका इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ओके। और कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान का बात करता है इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट के बारे में? ये आर्टिकल 170 बात करता है। आर्टिकल 170 बात करता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो बताने लायक हो। कहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है? लद्दाख में अपना खुद का लेजिस्लेचर नहीं है लद्दाख का, ठीक है। लद्दाख क्या है? यूटी है, यूनियन टेरिटरी है।
और स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है रिजाइन करेगा तो किसको किसको देगा रेजिग्नेशन? अपना इस्तीफा देगा डिप्यूटी स्पीकर को। सेम होता है लोकसभा में, लोकसभा का स्पीकर भी अगर रिजाइन करेगा तो अपना देगा डिप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन। अगर डिप्यूटी स्पीकर रिजाइन करेगा तो किसको देगा? स्पीकर को देगा। ठीक है, चलो ये सब तो हो गया, इजी है क्वेश्चन, है ना, कोई हार्ड नहीं है। आता है हाई कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124, हाई कोर्ट का 214 उल्टा, ठीक है 214। तो ये बात करता है हाई कोर्ट के बारे में। और इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात, बॉम्बे, इन सब में से कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जिसका जुरिस्डिक्शन जो है वो एक से ज्यादा यूनियन टेरिटरी पे है? वो है आपका बॉम्बे हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट का भी, मतलब एक से ज्यादा स्टेट का भी एक हाई कोर्ट, सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है। ओके, और गवर्नर भी आपका एक से ज्यादा स्टेट का हो सकता है, सिंगल गवर्नर। ठीक है, हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट का जो जज होता है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? प्रेसिडेंट को। गवर्नर को नहीं देता है, किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, और ये सब तो ठीक है उस टाइम का। मोबाइल कोर्ट इन इंडिया जो है उसके ब्रेन चाइल्ड कौन है? मतलब किसका ब्रेन चाइल्ड है? किसने इस आइडिया को जन्म दिया, मोबाइल कोर्ट इन इंडिया? एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर स्टेट का प्रोसीडिंग आता है, इमरजेंसी प्रोविजन। इसमें ध्यान दीजिएगा, एक आता है सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन की बात करता है, सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करता है सरकारिया कमीशन। 1988 में आया था ये, जो आपका जो ईयर है ध्यान रखिएगा, 1988 1998 में आता है। आर्टिकल 300 बात करता है सूट और प्रोसीडिंग के बारे में, आर्टिकल 300। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 बताया मैंने आपको। और प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी तभी डिक्लेयर कर सकते हैं जब क्या हो? आर्म्ड रेबेलियन हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या वॉर हो, है ना। इंटरनल एग्रेशन जैसा कोई शब्द नहीं है, पहले था इंटरनल रेबेलियन भी पहले एक शब्द था जिसको हटा दिया गया है इमरजेंसी के बाद से। ठीक है, और प्रेसिडेंट रूल जो है वो इंपोज होता है किसके एडवाइस पे? ये आपका गवर्नर का एडवाइस होता है, तभी क्या होगा? प्रेसिडेंट रूल इंपोज होता है। प्रेसिडेंट रूल कौन सा आर्टिकल की बात करता है? आर्टिकल नंबर 356 के बारे में बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, पहले चरण में जो डिक्लेरेशन है स्टेट का, डिक्लेरेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी कैन बी लिमिटेड टू, जो पहला स्टांस होता है उसमें इमरजेंसी सिर्फ 6 महीने की लगती है, उसके बाद उसको वापस से एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 280, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 280। ठीक है, आर्टिकल 280, इसका रिकमेंडेशन जो होता है वो क्या होता है? एडवाइजरी होता है नेचर में, मतलब बाइंडिंग नहीं होता है, एडवाइजरी होता है। ठीक है, फेडरल फाइनेंस कमीशन जो है वो बात करता है फाइनेंस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। ठीक, आते हैं लोकपाल पे। लोकपाल और इंपॉर्टेंट कमीशन, ये बात करता है प्लानिंग कमीशन जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया था 15 मार्च 1950 में, 15 मार्च 1950 में, 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन बनी थी। कब हटाया गया? 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई जब नीति आयोग बनता है, इसको रिप्लेस कर दिया गया था नीति आयोग से, नीति आयोग से। ठीक है, नीति आयोग क्या है? एक थिंक टैंक है। क्या है? एक थिंक टैंक है। ठीक है, लोकायुक्त जो शब्द है, पहली बार लोकायुक्त शब्द को कहां प्रयोग किया गया? महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र में। पहले चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे? ये थे आपके एमसी स्टेलवार्ड। एमसी स्टेलवार्ड क्या थे? आपके फर्स्ट चेयरमैन थे फर्स्ट लॉ कमीशन के। उसके बाद बात करते हैं तो यहां पे इसको इरेज करते हैं पहले। ठीक है, अब आते हैं आगे। यहां पर वैसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट नहीं करता है, कौन करता है? गवर्नर करता है। ठीक है, और कभी भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो दर्जा है वो नहीं दिया गया किसको? बिहार को। बिहार को कभी भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है वो एक तो आपका पार्ट 15 में बात करते हैं हम लोग ना, पार्ट 15 में। ठीक है, पार्ट 15 में, क्लियर है। और इसमें बोला गया है कि कौन सा आर्टिकल संविधान का ये बोलता है कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। आर्टिकल 324 बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, और हम बात करें तो लोअर एज लिमिट जो है ये 61st अमेंडमेंट एक्ट से आया था। इस टाइम पे क्या हुआ था? जो एज लिमिट है वोटिंग की उसको 21 से 18 कर दिया गया था। ये आपका 1989 में आता है, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 में। ठीक है, इसी टाइम पे इलेक्शन कमीशन को मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया, मल्टी मेंबर बॉडी इसी टाइम पे बनाया गया था इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, 1989 में। उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन जो है उसको कब उसके लिए जो रिक्वायर्ड आर्टिकल है किसको अमेंड करना पड़ेगा अगर ये लाना है वन नेशन वन इलेक्शन? तो आर्टिकल 83 को अमेंड करना पड़ेगा, आर्टिकल 172 को अमेंड करना पड़ेगा और आर्टिकल 356 को अमेंड करना पड़ेगा। इन सारे आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है,
वीवीपैट वोटिंग जो है, वीवीपैट वोटिंग, व्हाट इज द वर्जन, जो मशीन हम लोग यूज करते हैं वीवीपैट, मतलब क्या है, जैसे आपने वोट किया, आपने बटन दबाया, मान लीजिए कोई भी XYZ, मान लीजिए एक्स है, आपने एक्स पार्टी को वोट किया, ये वोट करने के बाद ना उस मशीन में आपका वोटिंग का एक स्लिप आ जाता है, उस स्लिप में लिखा रहता है कि आपने किसको वोट किया है, ठीक है, उसको बोलते हैं वीवीपैट। तो वीवीपैट मशीन का M3 हम लोग यूज कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है। चलो भैया, इतना बात हमने कर लिया। और देखिए, ध्यान रखिएगा, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। रिप्रेजेंटेशन पूछेगा कि आरपीए एक्ट कब आया, आरपीए एक्ट कब आया, तो ये 1951 में आता है, 1951 में, ठीक है। आरपीए एक्ट जो है वो बताता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी वो होती है जो कि 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में रिकॉग्नाइज हो, मतलब उस पार्टी का जो वर्चस्व हो वो 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में हो, पहला बात, ठीक है। और 1999 के इलेक्शन के टाइम पे क्या हुआ, देयर वर 6 नेशनल, उस टाइम पे 6 नेशनल और 48 स्टेट लेवल के, मतलब कि पार्टीज थी, ठीक है। और जो सिंबल वगैरह होता है, झाड़ू छाप, ये छाप, वो सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। ध्यान रखिएगा कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करती है, कौन करती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है, ठीक है। और आम आदमी पार्टी क्या है, वो एक नेशनल पार्टी है, वो करंट अफेयर क्वेश्चन था उस टाइम पे, ये बनी थी इसीलिए उस टाइम पे क्वेश्चन आया था, ठीक है, हो गया। अब जितने अमेंडमेंट है मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाए हुए हैं, है ना, तो इसको आप लोग खुद से पढ़ना, इसमें मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 40 क्या होता है, 73 क्या होता है, 64 क्या होता है, हमने बात की है, ओके, ये सब मैंने आपको कल सब बताया है, ठीक है। ये सारे मैंने आपको डिटेल में कल बताए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, इसमें और कुछ है नहीं, ओके। हाँ, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने 50% रिजर्वेशन दिया है वुमेन को लोकल बॉडीज में अप टू 2010, ये किसने दिया था, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू विलेजर्स, ये तो ठीक है, तो हमने बात की है, तो इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। और हाँ, पंचायत समिति जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेट करती है पंचायती राज स्ट्रक्चर बाय ब्लॉक लेवल बॉडी, ठीक है। पंचायत पहले सबसे नीचे कौन होता है, सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत, सबसे नीचे कौन होता है, सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत, ओके। उसके ऊपर होती है आपकी पंचायत समिति, पंचायत समिति, ठीक है। उसके ऊपर होता है आपका जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद, ठीक है, इस तरह से। तो पंचायती राज में कितने, 11 शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट है, 29 सब्जेक्ट है 11 शेड्यूल में, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितना सब्जेक्ट है, 29 सब्जेक्ट है। और पंचायती राज मैंने बता दिया 73 से आया था। पंचायती राज डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करता है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल और कम्युनिटी डेवलपमेंट सबके बारे में बात करता है। बाकी ध्यान रखिएगा, कौन सी कमेटी ने, क्या हो गया इसको, कौन सी कमेटी ने एनडीसी नेशनल डिफेंस कमेटी को सेटअप किया, नेशनल कौन सी कमेटी ने एनडीपी को सेटअप किया था 1957 में, ताकि सीडीपी और एनईएस का रीऑर्गेनाइजेशन किया जा सके लोकल गवर्नमेंट बॉडी के लिए। तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी थी जो 1957 में आई थी। बलवंत राय मेहता कमेटी कब आई, 1957 में। ये पंचायती राज को सेटअप करने के लिए आती है, ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। चलो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, 1957 में। और सरकारिया 1988 में, सरकारिया 1988 में, ठीक है। तो डेट ईयर जो है कम से कम ध्यान रखोगे तभी कुछ काम होगा, वरना काम नहीं हो पाएगा, है ना। और पंचायती राज सिस्टम जो है पहली बार कब स्टार्ट किया गया था, पहली बार स्टार्ट किया गया था राजस्थान के स्टेट में, और कहां पे, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में पहली बार स्टार्ट किया गया था पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया था 1959 में राजस्थान में, 1959 में पंचायती राज राजस्थान में आपका इंट्रोड्यूस हो गया था। और डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम की बात की गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी। अगर पूछेगा पंचायत के बारे में कौन बात करता है तो बलवंत राय मेहता कमेटी, इन सब के बारे में कौन बात करता है, बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। कब बात करती है, 1957 में, 1957 में, ठीक है। क्लियर है। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, उनके डेट्स हैं। CH हनुमथा राव कमेटी 1984 में आती है, GV राव 1985 में, अशोक मेहता 1978 में, LM सिंघवी 1986 में, बलवंत राय 1957 में। अशोक मेहता कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था, अशोक मेहता कमेटी जब आई थी 1978 में आई थी, है ना, 1978 में। इसने रिकमेंड किया था कि 2 टियर का होना चाहिए पंचायती राज सिस्टम जो है, वो 2 टियर का होना चाहिए, उसमें 2 टियर होना चाहिए, ठीक है। और न्याय पंचायत के बारे में भी अशोक मेहता कमेटी बात करती है। तो एक बलवंत राय मेहता कमेटी और एक अशोक मेहता कमेटी दोनों बात करती है पंचायत के बारे में।
एक आई थी 1957 में, एक आई थी 1978 में, ठीक है। और मैंने बताया ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद हायरार्की ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बाकी सब मैंने पढ़ा दिया आपको। कहाँ पे पंचायत नहीं है? पंचायत सिस्टम नागालैंड में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, मेघालय में नहीं है, दिल्ली में नहीं है ना। यहाँ पे क्या है, आपके पंचायत सिस्टम नहीं होता है ना। दिल्ली क्या यूटी है, तो यहाँ पे भी क्या है, पंचायत नहीं है। बाकी तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत जो है उसको रिव्यू कौन करता है? रिव्यू करने वाला फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। आर्टिकल 280। 11 शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट है? 11 शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट है। 73rd 1992 में आया था। और फर्स्ट 3 टियर पंचायत को राजस्थान में सेटअप किया गया था कब? 1959 में, 1959 में, ठीक है। बात कर ली हमने सब। ही अपोज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन पंचायत। पॉलिटिकल पार्टी का रोल को अपोज किया था किसने? जेपी नारायण ने। जेपी नारायण, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिहार पीसीएस। और बाकी तो हमने यहाँ बात की है, ये सब ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जो मिनिस्ट्री अलग से बनाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, ये 2004 में बनी थी, ध्यान रखिएगा पंचायती राज के बारे में, है ना। और बी आर अम्बेडकर जो है उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया था आइडिया ऑफ पंचायती राज सिस्टम को। किसने? बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर ने आइडिया ऑफ पंचायती राज को स्ट्रांगली अपोज किया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन इन पंचायती राज को अपोज किसने किया? जेपी नारायण ने। अलग अलग क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। राजस्थान में जब पंचायती राज इंट्रोड्यूस हुआ, कब हुआ? 1959 में। उसी टाइम पे एक जगह पे और होता है, वो है आपका आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी 1978, बलवंत राय मेहता कमेटी आपका 1957 में। दोनों पंचायत के बारे में बात करती है। पंचायती राज जो है वो एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। चलिए बाकी मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, ध्यान रखिएगा। 1951 में आया था, है ना। नॉट सो इंपॉर्टेंट, उतना कोई खासा इसमें है नहीं, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, ये सब कमिटी इंपॉर्टेंट है यार। देखो बैकवर्ड क्लासेस की जो कमिटी है, पहले चेयरमैन थे बैकवर्ड क्लासेस के, वो थे काका साहेब कालेकर। काका साहेब कालेकर कमिटी जो है बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे उसके बाद एक आपका है, ये तो ठीक है, ये सब तो पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन बिफोर सैयद अकबरुद्दीन। सैयद अकबरुद्दीन से पहले, ओके, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के कौन थे यूएन के? वो थे आपके अशोक कुमार मुखर्जी। इस तरह के जो भी करंट अफेयर्स होंगे उनको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, देख रहे हैं आप, है ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पे है? वो है आपका हेग में। कहां पे? हेग में, ठीक है, हेग में है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन है, वो बात करती है ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन की, मानव अधिकार के संरक्षण की, ठीक है। और येलो बुक जो है, येलो बुक है किसकी? फ्रांस की। इंडिया क्या है? इंडिया का है व्हाइट पेपर। क्या है इंडिया का? व्हाइट पेपर, इंडिया का व्हाइट पेपर। और भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? एस राधाकृष्णन को मिला था, ओके। एस राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न मिला था। एस राधाकृष्णन को, सी राजगोपालचारी को, है ना, इन सबको क्या हुआ था? पहली बार भारत रत्न मिला था। फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी कब बनी थी? बैंगलोर में बनी थी 1987 में, ठीक है। और ये हो गया बात यहाँ पे। आर्टिकल 343 क्या बात करता है? ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ओके, ये बात करता है आर्टिकल 343। और लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं हम पार्ट 17 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये सब तो ठीक है। बाकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया जाता है, ये आपका यूएसए से हमने लिया है। फंडामेंटल राइट भी कहां से लिया है? यूएसए से लिया है ना। चलिए बाकी यहां पे देख लीजिए एक बार। डीपीएसपी आयरलैंड से, फंडामेंटल राइट अमेरिका से, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, सॉरी, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट्स विच मोर पावर कनाडा से, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल को कहां दिया था? केशवचंद्र भारती केस में 1976 में, ठीक है। 1973 में हुआ था ना, तो उस टाइम पे दिया था, ठीक है, देख लीजिएगा डेट पर, देख लीजिएगा क्या था, ठीक है। और फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट को एस्टैब्लिश किया गया था कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। और यहाँ पे तो और ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तो ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो पार्लियामेंट के एक्ट से बनाया गया है।
और हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एम्फेसिस ऑन गिविंग फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 साल से कम एज के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, ऐसा बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है। ठीक है। और डायरेक्ट इलेक्शन की बात करते हैं तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना। और सिक्किम जो है वो 1975 में एक फुल फ्लेज स्टेट बन गया था, सिक्किम। ठीक है, बस इतना ही है ना, और है कितना है यार इसमें। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1964 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1964 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये मार्क्सिस्ट पार्टी थी, ध्यान रखिएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये आपका 1964 बनी थी। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक और थी, 1925 में बनी थी। अच्छा, ये मार्क्सिस्ट है, ये वाली मार्क्सिस्ट हो गई। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक बनी थी 1964 में, एक बनी थी आपका 1925 में। ठीक है, और बहुजन समाज पार्टी जो हाथी छाप है वो आपका 1984 में, 1994 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो 1998 में, 1998 में। ओके, और पूरा स्कीम जो है, पूरा स्कीम वो एपीजे अब्दुल कलाम की एक स्कीम थी। ठीक, चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल कौन होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, है ना। चलिए, स्पेशल मैरिज एक्ट कब आता है, 1954 में। डाउरी 1961 में। इक्वल रिम्यूनरेशन 1976 में। और आपका इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन 1986 में। ठीक है, बाकी यहां पे और कुछ नहीं है ऐसा, ये मैंने बता दिया आपको पहले ही, है ना। चलो, तो यही था आपका कंप्लीट पॉलिटी। बाकी मैंने आपको जो वीडियो मैंने आपको दी है ना, आपको अभी थंबनेल आसपास में कहीं दिख रहा होगा, इस वीडियो को देख लीजिए। लेटेस्ट वीडियो है, कल ही डाली है मैंने, इसको कंप्लीट देख लीजिए, आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी जो बचा था, जो उसमें मैंने नहीं पढ़ा है, वो मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ पसंद आई, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके जरूर जाना कि वीडियो कैसी लगती है। गिव योर ऑनेस्ट फीडबैक, जो भी अच्छा बुरा लगा उसको बताइए, ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं। और नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए उसको कमेंट में डाल दीजिए, ताकि मैं कल के लिए प्लानिंग कर सकूं। थैंक यू सो मच। एंड लिंक के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू।